तो सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। रोटेशनल मोशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो अभी तक का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, कोई बहुत भारी चैप्टर नहीं है, आराम से सुनोगे, एक एक क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ोगे, करोगे, रिवीजन करोगे तो बहुत आराम से चैप्टर कंप्लीट होगा। और हमेशा एक बात याद रखना, रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन ज़रूर करो। जो पढ़ाते हैं, जो नोट्स लिखाया गया, नोट्स एक बार घर में जाके पढ़ो। आज जो भी करवाया गया, आज अगर घर जाते हो क्लास के बाद, रोज़ का रूटीन बनाओ, घर जाओ, जो भी चीज़ क्लास में पढ़ाया गया है उसको एक बार पढ़ो, जो क्वेश्चन करवाया गया उसको खुद से प्रैक्टिस करो। अगर तुम एक दिन भी रिवीजन नहीं करते हो ना तो तुम बहुत पीछे चले जाते हो। अगर तुम आज क्लास कर लिए लेकिन आज का चीज़ अगर रिवाइज नहीं की तो तुम भूल जाओगे, फिर कल का चीज़ समझने में तुमको थोड़ा दिक्कत होगा, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। और तुम लोग तो कितना दिन रिवीजन नहीं करता है। कुछ बच्चा पढ़ता है, कुछ बच्चा सब काम करता है, हम समझ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चा लोग जो है सो सिंसियर अभी तक नहीं हुआ है। तो ध्यान देना, जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रोटेशनल मैकेनिक्स। रोटेशनल मैकेनिक्स, ये चैप्टर का नाम है। ध्यान देना, मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं। मैकेनिक्स में दो चीज़ इन्वॉल्व्ड रहता है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है सब कुछ डिटेल से बता चुके हैं, खाली एक सिंपल सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। मतलब फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं उसको काइनेमेटिक्स कहते हैं। और जिसमें फोर्स के बारे में पढ़ते हैं उसको डायनामिक्स बोलते हैं। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों मिला के हम लोग कहते हैं उसको मैकेनिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसका मोशन कितना तरह का हो सकता है। पहले हम समझते हैं कि रोटेशनल मोशन चीज़ क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे समझो, थोड़ा बात को समझना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मान लो ये चौक, ठीक है। सपोज करो ये चौक अगर चल रहा है तो चौक ऐसे चल रहा है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ऐसे चल रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। अगर चौक ऐसे चलेगा तो चौक का जो ऊपर का पॉइंट है या चौक का वो पार्टिकल जो ऊपर है वो कुछ ऐसे चलेगा, सीधा एक स्ट्रेट लाइन में। चौक का जो नीचे का पार्टिकल है वो भी सीधा एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलेगा। मान लो चौक का जो बीच का पार्टिकल है वो भी सीधा एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे चलेगा। और चौक का हर पार्टिकल साथ साथ चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना जो हम बोल रहे हैं। मतलब अगर चौक ऐसे मोशन कर रहा है तो चौक के हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। ऐसा थोड़े है कि चौक का ऊपर वाला पार्टिकल ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, चौक का बीच वाला पार्टिकल कम स्पीड से चल रहा है, या चौक का ऊपर वाला पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, नीचे वाला पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, ऐसा तो नहीं है ना। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। जब कोई भी पार्टिकल इस तरह से चलता है कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी, यहाँ पे चौक एक बॉडी है, बॉडी कहने का मतलब बहुत सारे, एक सिस्टम समझ लो, या एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ हो, है ना। हम एक वर्ड यूज करेंगे, केवल समझा देते हैं, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब होता है ऐसा बॉडी जिसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस न बदले, जिसका शेप न बदले। जैसे कि चौक, हम चौक का शेप नहीं बदल सकते हैं, या अपने आप चौक का शेप नहीं बदलता है ना, जब तक तोड़े मड़ोड़े नहीं उसको, ठीक है। रिजिड बॉडी का मतलब क्या हुआ, बॉडी जिन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है उन पार्टिकल का जगह इधर उधर नहीं बदले, है ना। रिजिड हो, रिजिड का ऐसे भी मतलब हम लोग को समझ में आ जाता है।
है ना, एकदम फिक्स्ड हो, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर कोई रिजिड बॉडी इस तरह से चलता है कि बॉडी का हर एक पार्टिकल एक साथ चल रहा है, दूसरे शब्दों में ये कहें तो बॉडी का हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम हो, तो ऑब्जेक्ट के ऐसे मोशन को या रिजिड बॉडी के ऐसे मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। क्लियर है बात? तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट के या रिजिड बॉडी के हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो। अगर हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, इससे पता चलता है कि सब साथ साथ चल रहा है जी, है ना। जैसे मान लो अगर एक बाइक चल रहा है, बाइक 40 के स्पीड से चल रहा है, हेडलाइट का भी स्पीड 40 है, पीछे चक्का का भी स्पीड 40 है, आगे चक्का का भी स्पीड 40 है, सीट का भी स्पीड 40 है। तो रिजिड बॉडी जब चल रहा है तो वो जिन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, हर चीज़ का वेलोसिटी, हर चीज़ की वेलोसिटी सेम है। तो ऐसे अगर ऐसा होता है तो पूरा का पूरा बॉडी एक साथ एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अगर वो जिन चीज़ों से मिलके बना हुआ उन सब की वेलोसिटी अगर सेम है तो पूरा का पूरा बॉडी एक साथ एक जगह से दूसरे जगह जाता है। इस तरह के मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। जैसे बॉटल, मान लो अगर बॉटल यहाँ से ऐसे आया तो बॉटल का नीचे वाला पार्ट जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से चल रहा है, बॉटल का ढक्कन भी उसी वेलोसिटी से चल रहा है। तो बॉटल का ढक्कन और बॉटल दोनों साथ साथ एक जगह पे पहुंचा, है ना। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो हम यहाँ पे दो मोशन को डिफाइन करेंगे। मेरे ख्याल से चौक वाले एग्जांपल से भी समझ गए होंगे, है ना। एक और थोड़ा फोटो बना दें, समझना। मान लो चौक ऐसे है, अगर चौक ऐसे ऐसे आया, ध्यान देना, पूरा चौक का हर एक पार्टिकल एक साथ चल रहा है ना। जैसे चौक का हर एक पार्टिकल, मान लो चौक का ऊपर वाला पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ पहुँचा तो भैया चौक का नीचे वाला पार्टिकल भी यहाँ पहुँच चुका है, चौक का बीच वाला पार्टिकल भी यहाँ पहुँच चुका है, सब साथ साथ चल रहा है, सबकी वेलोसिटी सेम है। तो इस समय भी चौक ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, इधर भी जा रहा था तो भी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा था। क्लियर है बात? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन को। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन लिखना डिक्टेट करेंगे। बोले लिखना द मोशन इन विच velocity of every containing particle of a rigid body containing particle of a rigid body is same comma देना is called translational motion मेरे ख्याल से आराम से बात समझ में आ गया होगा ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है ना। ठीक, अच्छा अब थोड़ा समझना, देखिए थोड़ा पहले देखो जी, बहुत ध्यान से देखना। जैसे देखो, समझो बात को, ये सपोज करो ये कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। हम मानते हैं जैसे हम इसमें कुछ पार्टिकल्स हम थोड़ा सा फोटो बना लेते हैं ना। जैसे सपोज करते हैं एक पार्टिकल यहाँ पे है,
मेरे ख्याल से दिख रहा है, ठीक है। सपोज करो एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल सपोज करते हैं यहाँ पे, दिखेगा, सबको दिखेगा, डोंट वरी। ध्यान देना, हम ये मानते हैं कि ये जो भी है ये एक रिजिड बॉडी है, सपोज करो, ठीक है। ये जिन चीज़ों से मिलके बना हुआ है उसमें से एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, ठीक है, सबको दिख रहा है ना। सपोज करो हम किसी एक पॉइंट पे एक लाइन के थ्रू इसको फिक्स कर दिए, ठीक है। इस लाइन को अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे ये फिक्स्ड हो गया। अब हम इस पे कोई भी फोर्स लगा रहे, किसी भी डायरेक्शन में, तुम ऐसे फोर्स लगाओ चाहे कैसे भी फोर्स लगाओ, बहुत ध्यान से देखना। अगर इसको हम फिक्स्ड कर देंगे और इस पे हम फोर्स लगाएंगे ना, तो इसमें हम ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करवा पाएंगे। ध्यान देना, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब हुआ पूरा का पूरा बॉडी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होता है। यहाँ पे तुम किसी भी तरह से फोर्स लगा लो अब, है ना, तुम इसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करवा पाओगे, ठीक। अब बहुत ध्यान से किसी एक पार्टिकल को ध्यान से देखो, सपोज इस वाले पार्टिकल को ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्टिकल, इसको ध्यान से देखो, दिख रहा है ना, इसको ध्यान से देखो। हम क्या कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है, हाँ। अब देखो हम अगर इस पे फोर्स लगाते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये देखना, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। थोड़ा अगर ध्यान से देखना, थोड़ा सा मेरे हाथ से भी छिप जाएगा, कोई बात नहीं। अगर ध्यान से देखो तो ये वाला पार्टिकल कुछ इस तरह का सर्कल में घूम रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। तुम दूसरे पार्टिकल को ले लो, तुम इस पार्टिकल को ले लो, तो ये वाला पार्टिकल एक छोटा सर्कल में मोशन कर रहा है, जो इस फिक्स्ड पॉइंट के नज़दीक है, वो एक छोटा सर्कल में घूम रहा है। मतलब अगर हम एक तरह से देखें तो ये ऑब्जेक्ट जिन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, वो सभी पार्टिकल कोई ना कोई सर्कल में घूम रहा है, यानी हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसा मोशन बॉडी का, किसी रिजिड बॉडी का ऐसा मोशन जिसमें उस बॉडी के हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करें, ऐसे मोशन को रोटेशनल मोशन कहा जाता है। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान देना, बॉडी कैसा भी हो, जनरली ये एक प्लानर बॉडी है, लेकिन अगर रिजिड बॉडी, मतलब अगर कोई 3 डायमेंशनल बॉडी रहेगा ना, तो उसका भी सारा, अगर वो रोटेट कर रहा होगा तो उसका भी सारा पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और वो ऐसा सर्कल होता है। ध्यान देना, हम एक बार फिर से दिखाते हैं। पहला चीज कि बॉडी जिस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा हो, बॉडी जिस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा हो, यहाँ पे वो पेन है वो लाइन, इस लाइन को एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और जो इस बॉडी का जो पार्टिकल्स है वो जिस सर्कल में घूम रहा होता है ना, वो सर्कल असल में कहा जाए तो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, एक्सिस को परपेंडिकुलरली काटता है। अगर मान लो ये वाला पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है, इसका अगर हम सर्कल बना दें, दिखा देते हैं थोड़ा, अगर ये इसका हम सर्कल बना दें तो इसका सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, इसका सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे, ठीक है। और ये वाला जो सर्कल है देखा जाए तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना। तो पहला चीज ये बात समझ में आ गया कि रोटेशनल मोशन क्या होता है, ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट का हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, है ना। और ऐसे सर्कल में वो रोटेट नहीं, ऐसे सर्कल में वो पार्टिकल घूमे जो सर्कल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। क्लियर है बात। तो हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन को, ठीक है। वही चीज लिखवाएंगे जो हम लोग समझे हैं। रोटेशनल मोशन लिखना द मोशन in which
all the containing particles of a rigid body moves in a circle, moves in a circle, moves in a circle moves in a circle which is perpendicular to the axis. हम लोग समझ गए ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, क्लियर। अब ध्यान दो, बहुत ध्यान से सुनना जी। रोटेशनल मोशन में हम लोग जो सर्कुलर मोशन पढ़े थे ना, सर्कुलर मोशन में हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़े थे, और उसमें हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये सब पढ़े थे, है ना। उनका दोबारा से यूज होगा, है ना, सेम चीज का यूज होगा। तो हम बहुत डिटेल से नोट्स लिखवाए थे, हम यहाँ पे उतना डिटेल से नोट्स नहीं लिखा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टर्म्स को समझा दे रहे हैं और फिर उनसे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, न्यूमेरिकल्स आएगा, ठीक है। तो बहुत पहले हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़े थे, इसलिए हम एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मत लिखना, सर्कुलर मोशन में हम बहुत डिटेल से सब बात लिखवाएं, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब लिखवाएं, है ना। तो एक काम करना, ऐसा करो, लिख लो, यहाँ पे एक दो हम एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाएंगे और छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स की तरह लिख लेना, मतलब हम जो लिख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड में वो बस लिख लो, ठीक है। जो लिख रहे हैं वो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला चीज क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहला बात ऐसा करते हैं, समझना, अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है, जैसे सपोज करो हम लोग के पास एक डिस्क है, ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क है हम लोग के पास, हम लोग के पास एक सर्कुलर डिस्क है, समझो बात। सर्कुलर डिस्क कहने का मतलब पूरा एकदम मान लो रोटी की तरह है, पूरा हर जगह मास भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी पार्टिकल को सेलेक्ट कर लें, मान लो इसमें यहाँ पे एक पार्टिकल सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे एक पार्टिकल सेलेक्ट कर लें, या एक ऐसे एंड में पार्टिकल सेलेक्ट कर लें, तुम किसी एक पार्टिकल को देखो, मान लो एंड वाले पार्टिकल को देखो, तो जब ये चीज रोटेट करेगा ना, ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, तो ये वाला पार्टिकल इस सर्कल में घूमेगा, ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी, कि जैसे ये जो पार्टिकल है, इसको अगर हम सेंटर से जोड़ें तो इसका कोई एक पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है, या रेडियस भी बोल सकते हैं। फिलहाल हम लोग अगर जिस सर्कल में वो घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस किसी समय में जितना एंगल सबटेंड करता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यही तो हम लोग बोलते हैं, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, या रेडियस बोल सकते हैं हम, है ना। तो सीधा सीधी क्या बोलते हैं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें या सिंपल रहने तो डेफिनेशन वगैरह इसका नहीं पूछता है, कहीं नहीं पूछता है, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इन जनरल थीटा से डिनोट करते हैं। तो एंगल सबटेंडेड बाय द पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं। क्यों पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं, समझना बात, क्योंकि रोटेशनल मोशन में केवल एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करता है, कई सारा पार्टिकल है। मान लो तुम एक पार्टिकल यहाँ पे कंसिडर किया है, तो ये वाला पार्टिकल एक छोटा सर्कल में घूमेगा, तो इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। तुम किसी एक पार्टिकल को अगर देख रही हो, मान लो पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का तुम किसी एक पार्टिकल को कंसिडर कर रही हो, तो एक्सिस से उसका जो डिस्टेंस होता है वो जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस बन जाता है ना। तो सीधा सीधी क्या हुआ, एंगल सबटेंडेड बाय द पोजीशन वेक्टर, सीधा इतना रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, एसआई यूनिट सबको पता होना चाहिए, हम अंकित से पूछना चाहेंगे। पहले बोलना चाहिए था। देखो
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल होता है और एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होता है, तो ऐसा यूनिट रेडियन होता है ना, सीधा सीधी बात है। ध्यान देना कुछ कुछ बात, जैसे इसको नोट में लिख सकते हो तुम लोग। पहला पॉइंट एसआई यूनिट जो होता है, ध्यान देना, एक तरह से समझो रिवीजन है। एसआई यूनिट होता है रेडियन, है ना। अच्छा, इसका अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखने बोलें, कौन बता पाएगा? डायमेंशन होता ही नहीं है, नहीं होगा। क्यों? एंगल है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस है। या तो डायमेंशन लेस लिखो, या कहीं तुमको ऐसे देखने को मिल सकता है m0, l0, t0, सब चीज़ जीरो, कोई डायमेंशन ही नहीं है। ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम पहले नहीं लिखवाए हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब पहले समझ लो एक चीज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन कैसे पता किया जाता है? इसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से पता किया जाता है। हम समझा रहे हैं सारा बात, समझो। अगर कोई भी पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हम क्या करते हैं, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में घूम रहा होता है, अपने राइट हैंड के फिंगर को उस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जैसे अगर ये डिस्क ऐसे घूम रहा है ना, तो हम अपने फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो थंब जो डायरेक्शन दिखाएगा वही डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी वही, एंगुलर वेलोसिटी का भी वही, है ना। इस बात को ध्यान में रखना, सबका डायरेक्शन एक ही तरीके से दिखाया जाता है। ठीक। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ठीक है, गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा बात और लिख देते हैं, थोड़ा ये पैरा लंबा जाएगा। हम ये बात बता देते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द, या ऐसे बोलेंगे अलोंग द एक्सिस होगा, समझना, और बाहर की तरफ आ रहा होगा। ठीक है। एक्सिस के अलोंग होता है हमेशा। ठीक है। जिधर एक्सिस है उस डायरेक्शन में होता है। एक्सिस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, एक्सिस तो ऐसे परपेंडिकुलर है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इसी लाइन पे इधर, और अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसी लाइन पे अंदर की तरफ। तुम यहाँ हम डिफाइन नहीं किए हैं ना कि एक्सिस कौन है, किधर है, कैसा है। उसके लिए हमको पहले बताना पड़ेगा कि हम किधर एक्स एक्सिस ले रहे हैं, किधर वाई एक्सिस ले रहे हैं, किधर जेड एक्सिस ले रहे हैं। इसीलिए ज़्यादा अच्छा होता है हम ये बात लिख देते हैं सीधा सीधी कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग clockwise, if the object is rotating clockwise, then its direction लिख रहे हैं। ठीक है। its direction is along the axis outwards एंड वाइस वर्सा लिख देते हैं। मतलब इसका उल्टा भी सही है। एंटी क्लॉकवाइज में, सॉरी रोटेटिंग, यहाँ एंटी लिखना, एंटी क्लॉकवाइज में बाहर की तरफ होगा। ठीक है। सपना नहीं दिख रही है जी, ध्यान देना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बोलो जी सगुन, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है?
कोई इधर से कोई कुछ चूई चाय नहीं करेगा बाबू, ठीक है। अभी देखो आधा से ज़्यादा बच्चा नहीं बताएगा। इधर 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 ना पूरा यहाँ से लेके, हाँ बोलो। तो अनएक्सपेक्टेड एकदम हो जा रहा है। ओमेगा से डिनोट करते हैं, है ना। मैक्सिमम नहीं बता पाते ये लोग, हम जान रहे हैं ना, सब ऐसे चेहरा छुपाने लगी थी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखना एंगुलर वेलोसिटी दो तरह का होता है, एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। सबका प्रॉपर डेफिनेशन लिखाया हुआ है ना। सर्कुलर मोशन में प्रॉपर डेफिनेशन लिखा है। फिलहाल हम यहाँ शॉर्ट रखते हैं चीज़ों को, तो सीधा क्या हम आते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। नोट में लिख लेना जी। क्या बोले, कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, कोई बच्चा नहीं पढ़ता। अभी देखना हम एसआई यूनिट पूछेंगे। बोलो श्रेष्ठ है, इसका एसआई यूनिट बताओ एंगुलर वेलोसिटी का। बुद्धि भी नहीं लगाएगी, कोई कुछ चूई चाय नहीं करेगा, नहीं तो काएं काएं करवा देंगे, हम बोल देते हैं। लास्ट में मीटर था। अच्छा हाँ, नहीं की रिवाइज, छोड़ो ना छोड़ो। एक बात बताओ, वेलोसिटी का क्या ऐसा यूनिट होता है? ठीक तो बोल रही, बोलो तो। हैं? मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का हुआ। मीटर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है। यहाँ पे मीटर के जगह यानी डिस्प्लेसमेंट के जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट रखना पड़ेगा, यानी रेडियन पर सेकेंड। कॉमन सेंस यूज करना है, तुमको कोई रट के नहीं रखना है चीज को, बुद्धि का इस्तेमाल करना। भगवान इंसान बनाए हैं दिमाग के साथ। तो ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। रेडियन एसआई यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ध्यान देना, इसका जो कुछ और दिखेगा, उधर दिख रहा है, इसका जो कुछ और यूनिट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, अदर यूनिट्स। अदर यूनिट्स बहुत ध्यान से देखना, इसमें जो कुछ और भी यूनिट्स है जो यूज़ होता है, पहला रोटेशन पर सेकेंड, रोटेशन पर मिनट। ये दो यूनिट होता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अदर यूनिट्स क्या क्या है जी, रोटेशन, ये एसआई यूनिट नहीं है, ध्यान देना, रोटेशन पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम लोग आरपीएस भी बोलते हैं, और रोटेशन पर मिनट इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। आरपीएम, कोई भी गाड़ी खरीदने जाओ ना तो गाड़ी के स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ रहता है कि गाड़ी का इंजन इतना आरपीएम देता है, इतना टॉर्क देता है, ये सब मेंशन्ड रहता है ना। हाँ, वो अभी पढ़ेंगे हम लोग। ना ना ना, इसी चैप्टर में है वैसे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख लिया हम लोग। थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं जी, ध्यान देना। थर्ड पॉइंट है लीनियर velocity and angular velocity velocity are related
रिलेटेड एज, यहाँ नीचे है, जो लीनियर वेलोसिटी है ना वो एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस आर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। इन जनरल ओमेगा और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। कैसे? मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है भैया, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आर तो इधर हो गया ना जी, है ना, और ओमेगा तो ऐसे है, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, दोनों के बीच देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो दोनों के बीच इन जनरल 90 डिग्री का एंगल बनता है अगर प्रॉपर सर्कुलर मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन प्रॉपर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को पता है ना कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसे निकाला जाता है, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये 1 हो जाता है, तो आर ओमेगा या ओमेगा आर हो जाता है इन जनरल। लेकिन मेन ये फॉर्मूला है, क्लियर है? और एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से फाइंड किया जाता है। कैसे किया जाता है पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। फोर्थ, सॉरी सोच ही रहे थे। कैसे हंसता है ऐसे सोनी हंसती है फटाफट लिखो। देखना नेक्स्ट आते हैं, आज थोड़ा हमको ज़्यादा पढ़ाना है इसलिए थोड़ा हम लोग इधर ध्यान देते हैं ना। एंगुलर एक्सेलरेशन, देखो कि कुछ नहीं याद है सब बच्चा लोग को, सही हम बताते हैं। हाँ जान रहे तुमको याद है, बताएगा जी अमन। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल बताओ, बताओ। गुड, अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसा सिंपल एक्सेलरेशन है वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन है ना। ये सब बात थोड़ा बुद्धि लगा के दिमाग में रखा करो, समझी? अल्फा देखो उधर, तो ये होता क्या है जी, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मतलब अल्फा जो होगा वो डी ओमेगा बाई डी टी होगा। ओमेगा जो खुद होता है वो डी थीटा बाई डी टी होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ऐसा जी कि लीनियर, सुनेगा तुम्हें लोग से पूछेंगे फालतू चीज में तुरंत एकदम दिमाग सेम, ठीक है। देखो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये हम लिखवाएं एक यहाँ पे कुछ हम लिखवाएं नोट उठ करके, नहीं लिखवाएं ना, नोट करके लिख लेना, भटक गया था। पहला पॉइंट लिख लो, इसका एसआई यूनिट बताओ जी। ये रुक जाओ, बताओ अंशिका। हाँ जब रेडियन डाल रही तो मीटर डालने का जरूरत नहीं है, रेडियन मीटर को रिप्लेस कर देता है। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ ठीक है। हंस रहे तो अच्छा। सेकेंड बात क्या है, ध्यान देना, लीनियर एक्सेलरेशन जो है ना, सीधे हम लिख देते हैं एक फॉर्मूला। लीनियर एक्सेलरेशन जो है और एंगुलर एक्सेलरेशन में ये रिलेशन है जी, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर,
ठीक है, फॉर्मूला दिमाग में रखना। अब क्या बताना, ए पता है क्या है, अल्फा पता है क्या, आर पता है क्या है, ठीक है। अच्छा, थर्ड इसका डायरेक्शन जो है वो भी तुम्हारा हाँ हाँ अच्छा देखो, हम लिखे नहीं है कि ये वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है। जब इसका डायरेक्शन है तो वेक्टर ही होगा, सीधा सा बात है ना। आगे बढ़े। अब देखो ध्यान देना, हम लोग जब काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे तो हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़े थे, 3 इक्वेशन पढ़े थे, है ना। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला वाला इक्वेशन था। बाकी दोनों अंशिका बताएगी फटाफट जल्दी। बढ़िया बढ़िया, प्लस, ठीक। अब देखो समझना, जब हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं या सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो v को रिप्लेस करता है ओमेगा, u को रिप्लेस करते हैं ओमेगा नॉट से, लीनियर एक्सीलरेशन को रिप्लेस करता है अल्फा और डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस करता है थीटा। तो बस इन फॉर्मूलाज में हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को रिप्लेस कर देंगे। और जब भी रोटेशनल मोशन का बात आएगा या सर्कुलर मोशन का बात आएगा तो यही सब फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन पहला फॉर्मूला जो यूज होगा वो v के जगह ओमेगा इज इक्वल टू, सर्कुलर मोशन में सारा फॉर्मूला लिखे हो तुम लोग, है ना, तो चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, नेक्स्ट हो गया। अगर इस फॉर्मूला में दिक्कत हो रहा है ना, भाड़ में जाने दो, यही फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। खाली जहां पे हमको v का वैल्यू पुट करना होगा उसके जगह पे ओमेगा का वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। लिख लो, या नहीं तो लिखा हुआ छोड़ दो, लिखा ही हुआ है, हम लोग लिखे हैं सर्कुलर मोशन में सेम फॉर्मूला। हो गया। ध्यान देना, इसी में ना कुछ 1-2 और फॉर्मूला लिख लेना। अगर ये नहीं लिखा है तो अभी जो लिखेंगे वो लिख लेना, उसको भी हम लिखवाए ही हैं पहले, ठीक है। सीधा सा एक फॉर्मूला है जो तुम्हारा, ये फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ना उसको हम 2π/t लिख सकते हैं, जहाँ पे t टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं 2π इंटू 1/t, और 1/t फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है। यहाँ पे t का मतलब क्या है, टाइम पीरियड, और f का मतलब है फ्रिक्वेंसी। Number of revolutions made by it before coming to rest, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है।
एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट जो होता है वो रेडियन पर सेकेंड होता है, ठीक है। यहाँ पे रेडियन किसका यूनिट होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, है कि नहीं? अच्छा, एक और यूनिट हम लोग देखें, रोटेशन पर मिनट। बहुत ध्यान से देखो, रोटेशन पर सेकेंड या रोटेशन पर मिनट, जो बोलो रोटेशन पर सेकेंड लिख रहे हैं, ये भी तो एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है। तो यहाँ पे रोटेशन किसका, ऐसा यूनिट नहीं, एक यूनिट होता है, तो यहाँ पे रोटेशन किसका यूनिट हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का। बात समझना, देखो दोनों को कंपेयर करो, ये किसका यूनिट है? एंगुलर वेलोसिटी का दोनों ही यूनिट है, रेडियन डिस्प्लेसमेंट का तो रोटेशन भी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। ऐसा ही यूनिट नहीं है रोटेशन, है ना, लेकिन है। तो जब रोटेशन पूछा जाएगा, कितना रोटेशन कर लिया, तो समझो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट तुमको फाइंड करना है, क्या क्या दिया हुआ, इंपॉर्टेंट बात समझो, हमको फाइंड करना है जी डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर फाइंड करना है, नो डाउट। तो तुमको अगर मन करे, तुमको वो फॉर्मूला के जंजाल में नहीं पढ़ना है, याद रखने में दिक्कत होता है, रिकॉल करने में दिक्कत होता है, जाने दो, तुम एस वेस के टर्म्स में डील करो चीज़ों को, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे क्या, हमको क्या फाइंड करना है? हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अगर रोटेशन फाइंड करने बोल रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए पहले देखो दिया हुआ क्या क्या चीज़ है। क्या दिया हुआ है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, वो क्या दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है ना, 100 रोटेशन पर मिनट दिया हुआ है, और जो फाइनल है वो 0 है। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कौन से फॉर्मूला में यूज होता है? डिस्प्लेसमेंट निकालने वाला फॉर्मूला में, v² = u² + 2as में, या एक तरह से कहा जाए तो ω² = ओमेगा नॉट का स्क्वायर + 2 अल्फा थीटा में। ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन इस फॉर्मूला के लिए हमको अल्फा भी तो चाहिए जो पता नहीं है। टाइम वाला अगर तुम निकालोगे तो भी तो अल्फा चाहिए, s = ut + ½ at²। पहला इंफॉर्मेशन से अल्फा फाइंड करना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग में जो बात लिखा हुआ है ना उसके हेल्प से अल्फा फाइंड करना पड़ेगा, और अल्फा फिर पुट करके आगे हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, जो समझ गया वो ट्राई कर सकता है, बाकी हम बता दे रहे हैं। बोल क्या रहा है कि शुरू में 100 RPM था। इम्पॉर्टेंट बात, अगर समय सेकंड में दिया हुआ है तो RPM को RPS में कन्वर्ट कर लो। देखो, रोटेशन पर मिनट, पर का मतलब क्या होता है? डिवीज़न, और मिनट नीचे में है, बहुत ध्यान से देखना। तो इसको हम रोटेशन पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो रोटेशन और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 60 से डिवाइड कर देंगे तो रोटेशन पर सेकंड में आ जाएगा, 100/60 रोटेशन पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, कर सकता है, इसको 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियन में आ जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये स्टेप समझ में आ गया, ठीक है। अब कितने सेकंड में ये जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है वो ये यहाँ से 0 पहुँच जा रहा है, कितने टाइम में? 15 सेकेंड में। टाइम दे दिया है 15, ठीक है। हमको फॉर्मूला पता है, ओमेगा = ω0 + α_t, v = u + at, ओमेगा 0 ω0 100/60 प्लस अल्फा t कितना? तो 15t हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, ओ आई एम सॉरी, ठीक है, 100/60 हमको चाहिए अल्फ़ा, तो 15 को इधर ले आते हैं, है ना। अल्फ़ा चाहिए जी, तो 100/60 और नीचे 15 आ जाएगा। इस कैलकुलेशन में किसी को कोई दिक्कत है? 0 0 उड़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। 0 0 उड़ा दिए, 5 से भी काट दो, 5 दूना 10, ये 3 टाइम्स में कट गया, 2 से भी काट दो, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर नहीं काटोगे ना तो आगे कैलकुलेशन आसान होगा, दिखा देते हैं कैसे। मत काटो तो ज़्यादा अच्छा होगा।
अल्फ़ा को सीधा सीधी लिख दो 100/60 × 15 लिख दिए सीधा ऐसे ही, यहाँ माइनस साइन है, ठीक है, नहीं काट रहे हैं। अब हमको क्या फाइंड करना है कि रुकते रुकते में कितना रोटेशन कर लिया वो, यानी हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ना। और फाइनल मतलब हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस, हमको एस चाहिए, ठीक है। ओ यस, यहाँ थीटा लिखना है, ठीक है। सबका वैल्यू ये तो 0 है, ओमेगा नॉट क्या है 100/60, स्क्वायर है तो 100/60 दो बार लिख दिए, प्लस 2 अल्फा कितना है देखो हम निकाल लिए हैं, माइनस में है तो उसके चलते यहाँ माइनस हो जाएगा, 100/60 × 15 और थीटा, ये पूरे टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा 2 × 100/60 × 15 थीटा, और इस साइड में क्या रह गया 100 × 100/60 × 60, 160 160 100 खत्म, 15 से काट दो 4 टाइम्स में खत्म, 4 से 25 टाइम्स में और कुछ, थीटा क्या आ गया 25/2 यानी 12.5 रोटेशंस। कितना रोटेशंस किया बस ये फाइंड करना है। थीटा अब देखो समझो, ये मेरा एसआई यूनिट में नहीं आया है, 12.5 रोटेशन हुआ है, एक रोटेशन मतलब 2 पाई रेडियन, एक रोटेशन मतलब 360 डिग्री, 12.5 रोटेशन डिग्री में निकालना है, निकाल लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब शुरू में सारा डाटा रोटेशन में दिया हुआ तो आंसर भी रोटेशंस में रहेगा, ठीक है। पहले अल्फा फाइंड करो, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड 400 रोटेशन पर मिनट दिया हुआ है, या ये तुम्हारा ओमेगा दिया हुआ है, ध्यान देना ओमेगा नॉट 0 दिया हुआ है क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ तक जाने में इसको समय कितना लगा 5 सेकंड का। इन तीनों वैल्यूज के हेल्प से हम अल्फा फाइंड कर लेंगे। अब क्या बोल रहा है कि 200 आरपीएम जाने में कितना समय लगेगा, तो अल्फा निकल गया। अब हम यूज कर लेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 200, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0, अल्फा जो निकालें उसको यूज कर लेंगे, टाइम निकाल लेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80 यूज करके। ट्राई करो, 5 मिनट का टाइम दिए, क्वेश्चन पढ़ो, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो और अपना बुद्धि इस्तेमाल करो। क्या बोला बाबू? अल्फा 4/3 सही है मेरे ख्याल से, हाँ। ठीक है, चलो प्लस अल्फा टी, वैसे हाँ ठीक। अल्फा 80, सबसे पहला चीज 400 आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आरपीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा 400 को। बढ़िया, अल्फा आ गया तुम्हारा, सही है। 4/3 में रहने दो, 4/3 रहने दो, गुड, ठीक है। अल्फा आ गया। अब तुम्हारा ओमेगा 200 है, ओमेगा नॉट 0 है, हाँ हाँ हम अभी जो बोले तुम नहीं समझी, हाँ ओमेगा जो तुम यूज़ किए ना 400 के जगह 400/60 यूज़ करो, सो बोल रहे हैं। ओमेगा 400 के जगह 400/60 यूज़ करो, काट भी सकती हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
काटो तो भी वही आंसर, नहीं काटो तो भी वही आंसर। 0 अभी भी रेस्ट से चालू हो रहा। आंसर आया बिल्कुल सही। तुम सोचो ना बाबू, क्वेश्चन पढ़ो तो अपना बुद्धि लगाओ, बताने जैसा बात नहीं है, अपना बुद्धि लगाओ। अरे यार ये हिल उल गया, पहले भी हिला हुआ था क्या? ओह नहीं यार, टाइम वाइम नहीं दिखा रहा है, पॉज वॉज हो गया है क्या? दिख रहा था, चल रहा था, पता नहीं ना। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, नहीं ठीक दिखा रहा टाइम, 1 घंटा 6 मिनट। देखो तुमसे टाइम पूछ रहा है तो ऐसा इक्वेशन यूज करोगी जिसमें टाइम हो। तुम डिवीजन गलत किए। एकदम निकल जाएगा, फर्स्ट ही वाला यूज करना है। 2 2 जा 4 बचा 1। अन्य बना, सब तो बन जाना चाहिए। मल्टीप्लाई करके मत काटा करो, सीधे 5 से काटो ना। मल्टीप्लाई पहले कर लेता है फिर काट देता है ना। आज कौन सा दिन है? 5 मिनट को ना सुनो। अच्छा सुनो सुनो, निकल जा निकल जा। बहुत ही अफसोस की बात है बना जी, उधर तीनों हीरो लोग का नहीं बन रहा, हम देख रहे हैं। बन गया 2.5 सेकेंड। कुछ बोल दो, ओमेगा कितना आया? चलो देखो, शुरू में क्या बोला है कि ओमेगा नॉट 0 है क्योंकि रेस्ट से चालू हो रहा है, और ओमेगा फाइनली वो 400 रोटेशन पर मिनट पे चला गया। रोटेशन पर मिनट पे चला गया। जिसको मन करे काटना, जिसको नहीं मन करे मत काटना। 60 से डिवाइड करेंगे, आरपीएस आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको अल्फा चाहिए तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड दिया हुआ है। ओमेगा के जगह 400/60 यूज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे काट दो जी, काट दो। ठीक है, कितना आ जाएगा? 20/3। ठीक है, ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा फाइंड करना, टी कितना है? 5 से काटो तो अल्फा आ जाएगा 4/3। अल्फा आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको समय चाहिए। और अब नया जो कंडीशन है ना, उसमें ओमेगा नॉट 0 है और बोल रहा ओमेगा अब जो है पहले वाले का आधा लीजिए, यानी 200 रोटेशन पर मिनट तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है वो फाइंड कीजिए, ऐसा बोल रहा है। तो ये 200/60 कर देंगे, ये सेकंड हो जाएगा। अब ओमेगा, हाँ कितना आ जाएगा? अब यही फॉर्मूला यूज कर देंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा 10/3, ओमेगा नॉट 0, अल्फा फाइंड कर लिए 4/3, टाइम फाइंड करना है 3 काटो, टाइम इज इक्वल टू 10/4, तो 4 दूना 8।
ठीक है, क्या सोच रही है? एक नंबर तो ठीक, बढ़िया। बढ़िया, ठीक। ये हमको ये तुम थोड़ा गलत की है। यहाँ फॉर्मूला तुम यूज़ करेगी ना, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, तो ओमेगा तुम्हारा 200/60, ओमेगा नॉट 0 है, ठीक है। तो तुम्हारा एक तरह से देखो तो इसके जगह पे ये आएगा, ये 0 है तो ख़त्म, यहाँ पे ये आ जाएगा, और ये नेगेटिव नहीं होगा क्यों, तुम्हारा है ना, तुम्हारा हम ये उल्टा दिए। हाँ, इसीलिए ठीक है, इसको इम्प्रूव करो। समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा ध्यान में रखना, हम कुछ क्वेश्चन दे देंगे असाइनमेंट में। फ़िलहाल के लिए छुट्टी, अगर आज बना पाएँ तो दे देंगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात,